तो बच्चों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बच्चों आज मैं आपको समास के बारे में व्याकरण से संबंधित समास के बारे में जानकारी दूंगी। पहले आपको मैंने इसके पहले उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया था। है कि आशा करती हूँ कि आपने उसको पढ़ लिया होगा। चलिए समास के बारे में जानते हैं बच्चों। समास का अर्थ क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं, आखिर समास के जो प्रकार है उनमें आता क्या क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि समास होता क्या है और इस वाक्य में कौन सा समास है। चलिए देखते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब यहाँ बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज आया है, दो या दो शब्द। जबकि हम संधि में दो या दो वर्णों को जोड़ते हैं तो संधि बनती है, दो या दो अक्षरों को जोड़ते हैं तो संधि बनती है, लेकिन समास में दो या दो शब्दों को मिला करके समास बनता है। ये छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। आपको इसको समझना होगा कि संधि में अक्षरों के जोड़ से संधि बनती है और समास में दो शब्दों के जोड़ को मिलाकर के एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, नौ रत्नों का समूह यानी नौ रत्न। आपको एक बड़ा सा उत्तर है, नौ रत्न का समूह, उसको हमने दो अक्षर में इसको जोड़ दिया, नौ रत्न। ऐसे ही समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समासी शब्द को समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। फिर से देखिए, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दो शब्द को मिलाने से समास बनता है या एक दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं? पहला पद जैसे राजा का पुत्र है तो जो राजा हो गया वह हो जाएगा पूर्व पद। पूर्व का अर्थ होता है पहला, और दूसरे पद को उत्तर पद यानी बाद में का पद कहते हैं। समास से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र को हमने अलग अलग कर दिया, राज प्लस पुत्र या राजा का पुत्र। इनको नीचे दिए गए उदाहरण से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। समस्त या सामासिक पद और समास विग्रह। जैसे लिखा है, समस्त पद है देशभक्ति। देशभक्ति को जब समास विग्रह करेंगे तो उत्तर हो जाएगा देश के लिए भक्ति। यहाँ पर के लिए का प्रयोग हो रहा है। देश के लिए भक्ति समास का नाम है और यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अब आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर कारक के चिन्हों का प्रयोग हुआ है बच्चों। जब हम इसको देशभक्ति को विग्रह करेंगे समास को, तो उसका जो अर्थ निकल कर आएगा उसमें जो परसर का चिन्ह मिला होगा उसी से हम कारक का डिसाइड करेंगे कि किस कारक का है और किस समास का के साथ ये जुड़ा हुआ है। यहाँ देशभक्ति समस्त पद या सामासिक पद है। देश पूर्व पद है। पूर्व मतलब पहले का पद है। देशभक्ति दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो देशभक्ति हो जाएगा। देश पहले का यानी पूर्व पद है तथा भक्ति उत्तर पद है। देश के लिए भक्ति समास का विग्रह है। अब देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? एक है, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास इसमें पहला पद प्रधान होता है एवं समस्त पद अव्यय होता है। उदाहरण है शक्ति के अनुसार, यानी अर्थ ये विग्रह है शक्ति के अनुसार, यानी उसका मतलब हुआ समास हुआ यथाशक्ति, जन्म से लेकर यानी आजन्म। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच आने वाले परसर का, के, की, ने, पर के लिए आदि का लोप हो जाता है। उदाहरण यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त, अकाल से पीड़ित यानी अकाल पीड़ित, सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह।
जो इसमें बच्चों तत्पुरुष समास की एक विशेषता होती है कि कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, कारक के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों में आपको कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके 6 कारक का प्रयोग इस समास में होता है। और तत्पुरुष समास में उनके परसर्गों का भी प्रयोग होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो तत्पुरुष समास के जितने भी परसर्ग यानी चिन्ह हैं, जैसे कर्ता को छोड़ दीजिए तो कर्म, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से द्वारा, संबंध का के अधिकरण में पर, इन 6 कारकों का प्रयोग आपको होगा। जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें इन कारकों का चिन्ह आएगा, उसी से हम समझ पाते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं बच्चों कर्मधारय समास। इसमें दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान व विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उदाहरण है महान है जो वीर, अर्थात महावीर। अब देखिए इसमें महावीर में है जो का प्रयोग किया गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर है जो आएगा, अर्थ निकालते समय उसका विग्रह करते समय है जो का प्रयोग होगा, वहाँ पर आपको कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ में है, नीला है जो कंठ, अर्थात नीलकंठ, यानी नीलकंठ। चंद्र के समान मुख का अर्थ है चंद्रमुख। 2 शब्द हैं, दोनों इसमें दोनों का देखिए यहाँ पर 2 शब्द हैं, दोनों को जोड़ दिया गया है और जो समास बना है वह हो गया कर्मधारय समास, क्योंकि उसके अर्थ से डिसाइड होता है कि ये कौन सा समास है। कमल के समान चरण, तो चरण कमल। द्वंद्व समास देखते हैं बच्चों। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये उदाहरण मैंने आपको बहुत बार बताया है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें विग्रह करने पर और, या, अथवा, या आदि योजक चिन्हों, योजक आते हैं। योजक माने जोड़ने के लिए, जो और, या, अथवा जोड़ने के लिए आते हैं। उदाहरण दाल और भात, तो हम डैश लगा देते हैं, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और वही योजक चिन्ह जो है यह बताता है कि यह द्वंद्व समास है। दाल और भात, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चों, क्योंकि अगर दाल दाल का महत्व तभी है जब भात भी उसके साथ आपको चावल भी खाने के लिए मिले। अगर नहीं मिलेगा तो आपकी दाल करेंगे क्या, खाएंगे किससे। तो भात को भी है, दाल भात जो है वो दोनों योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक तो योजक चिन्ह हो गया, दूसरा दोनों एक समान पद हैं, दोनों बराबर के पद हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। लाभ या हानि, जब हम उसको समास में रखेंगे तो उसको लाभ हानि योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ेंगे और हमको तभी पता चलेगा। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवहार में लाभ हानि का हमको तब पता चलता है। इसीलिए तो हमको दोनों का महत्व बराबर बराबर होना चाहिए। और लाभ और हानि क्या होता है बच्चों? लाभ का अर्थ है फायदा और हानि का अर्थ है नुकसान। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। एक कायम जो लाभ है उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है जितना कि हानि का। भाई और बहन, एक माँ के 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का बराबर महत्व होता है। या इसी तरह से और भी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। रात दिन, भाई बहन, माता पिता, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ये सारे हो गए आपके द्वंद्व समास। आपको बस एक छोटा सा ट्रिक है कि आपको यही देखना है कि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों पद इसके प्रधान होंगे। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहां पर विलोम शब्द भी है होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि द्वंद्व समास आखिर किस तरह से हम पहचान पाएंगे। अब आता है बच्चों द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। उसमें आपको गिनती से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। देखिए अभी आपको मैं बता देती हूँ। एवं समस्त पद समूह का बोध कराता है। उदाहरण 9 ग्रहों का समाहार। अब आपको पता चल गया कि 9 ग्रह लिख कहा जा रहा है, तो पूछेगा कि 9 ग्रह में कौन सा समास है, तो आपको 9 यानी गिनती, गिनती की संख्या 9, तो 9 जो ग्रह हैं, 9 जो ग्रह हैं, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गिनती से जुड़ा हुआ यह समास है। इसका मतलब है इसमें द्विगु समास है जो संख्यावाची होगा। और अगला है 5 5 तंत्रों का समाहार।
इसके अर्थ में बच्चों समाहार जुड़ा होता है। 5 तंत्रों का समाहार यानी पंचतंत्र। पंच गिनती का शब्द है, पंच यानी 5। अब ऐसे 3 राहों का समूह, जैसे आप कहते हैं उस तिराहे से मुड़ जाना, उस चौराहे से मुड़ जाना, तो ये जो तिराहा है, 3 राह है वहाँ पर। ती का मतलब 3, तो आपको यहाँ पर गिनती से समूह मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी हो गया द्विगु समास। 4 भुजाओं का समूह यानी जो आप पढ़ते हैं चतुर्भुज, अष्टभुज, त्रिभुज, ये सारे आपके समास द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये गिनती से जुड़े हुए हैं। 8 अध्यायों का समाहार यानी अष्टाध्यायी, ये जो होगा ये भी आपका द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर गिनती के 8 का प्रयोग किया गया है। अब ये द्विगु समास समाप्त हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। इसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। देखिए ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होती है हर समास की। इसमें दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है एवं पूरा पद एक विशेषण के रूप में कार्य करता है। उदाहरण है 10 है आनंद जिसके। 10, अब आप कहेंगे इसमें तो गिनती लिखी हुई है तो द्विगु समास होगा, लेकिन किसी भी हाल में ये द्विगु समास हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे, विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा 10 है आनंद जिसके। आनंद का अर्थ होता है बच्चों मुंह, जिसके 10 मुख हैं वो क्या होगा? रावण। यहाँ पर अर्थात करके अर्थ निकलता है 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन, इसका मतलब हुआ रावण। एक मतलब भी निकालेंगे, उस नाम के बाद एक अर्थात करके उसका नाम निकालेंगे, अर्थात रावण। नीला है कंठ जिसका, तो कंठ जिसका नीला है अर्थात शिव। पीला है अंबर जिसका, जो पीला वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, जो पीतांबर पहनते हैं, अर्थात विष्णु। वीणा है पाणी में जिसके हाथ में, जो हाथ में पाणी मतलब हाथ में, जिसके हाथ में वीणा रहती है, जो वीणा बजाती हैं, जो जिनको हम वीणा पाणी कहते हैं, अर्थात सरस्वती माँ, तो उनको हम कहते हैं वीणा पाणी। तो अर्थात करके जब उत्तर आएगा अर्थात सरस्वती, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट बहुत लंबा है, उसको कहते हैं लंबोदर, अर्थात लंबोदर यानी गणेश। लंबोदर अर्थात गणेश। चलिए बच्चों अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए है संक्षेप, बी है विस्तार, सी है गहरा और डी है ऊंचा। तो अभी हमने पढ़ा था कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। ये उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से बने हुए अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बी उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा है बच्चों, समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? ए है सामासिक शब्द, बी है पारिभाषिक शब्द, सी है संज्ञा का शब्द और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सामासिक शब्द। चौथा प्रश्न है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चौथा है बच्चों, इसका सही उत्तर है समास विग्रह। बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 5वां है, नीला है जो कमल विग्रह के लिए शब्द होगा नील कमल, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी। प्रश्न नंबर 6 है, समास रचना में प्रायः कितने पद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 2 पद होते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, समास रचना के पहले पद को क्या कहते हैं? तो समास रचना के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद के पद को उत्तर पद, तो पूर्व पद। बी उत्तर सही है। समास रचना के दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर सी सही है, उसको उत्तर पद कहते हैं। और 9वां प्रश्न है, समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां ए है बढ़ जाती हैं, बी है घट जाती हैं, सी है समाप्त हो जाती हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों समास प्रक्रिया में पदों की विभक्तियां समाप्त हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राजा का पुत्र समास निम्नलिखित में से क्या होगा? तो राजा का पुत्र होगा राजपुत्र। ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 11 है, समास के कितने भेद होते हैं? तो 11 नंबर प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 6।
प्रश्न नंबर 12 है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व यानी पहले का। प्रश्न नंबर 13 है, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो कर्मधारय समास में बच्चों इसका सही उत्तर है बी, उत्तर पद प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 14 है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में ही एक ऐसा उदाहरण है बच्चों जहां पर इसका दोनों पद प्रधान होता है, सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 15 है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो ए है उत्तर पद, पूर्व पद, बी है उत्तर पद, सी है दोनों पद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 16 है, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है बी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 17 है, जिस समास का पहला पद अनु अथवा यथा, प्रति, भर इत्यादि हो उसे किस समास के रूप में जाना जाता है? तो उसे बच्चों अव्ययी भाव समास के रूप में जाना जाता है। याद रखिए, अनु, यथा, प्रति, भर। अब प्रश्न नंबर 18, प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा? प्रतिदिन का विग्रह होगा प्रत्येक दिन। प्रश्न नंबर 19 है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 20 है, राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार को जब हम विग्रह करेंगे बच्चों तो उसका अर्थ होगा राजा का कुमार, यानी राजा का बेटा, राजा का कुमार। तो का की के का जहाँ संबंध कारक का चिन्ह है यानी तत्पुरुष समास। 20 नंबर प्रश्न का बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 21 है, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो सही उत्तर है बच्चों डी, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अभी मैंने आपको बताया कि संबोधन कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके कारक के जो 8 भेद हैं उसमें से 2 कारक के चिन्हों को निकाल देंगे, बाकी 6 कारक के जो भेद हैं वही सारे तत्पुरुष समास के भेद हैं 6। प्रश्न नंबर 22 है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो ए है उत्तर ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। तो बच्चों इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। और प्रश्न नंबर 23 है, प्रयोगशाला में कौन सा समास है? प्रयोगशाला। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, के लिए, प्रयोग के लिए शाला यानी संबोधन कारक का चिन्ह है। प्रश्न नंबर 24 है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग अर्थात यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति लगा हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास। बच्चों आप एक लाइन अगर इसकी याद कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास इन शब्दों से शुरू होता है। आ, जन्म, भर, पेट, अनुभव, निराहार, प्रत्येक, प्रति, प्रतिदिन, ये और भी बहुत सारा है। यथा भी होता है, यथाशक्ति, यथा क्षण, यथा यथा यथोचित, ये सारे शब्द जो है अव्ययी भाव समास में आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अनु प्लस रूप अनुरूप कौन सा समास है? तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। अनु देखिए उदाहरण देकर समझा दिया, अनुरूप, अनु प्लस रूप, अनु अभी पहले भी आया था कि अनु जोड़कर शब्द बनेगा तो कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास। 26 नंबर प्रश्न है, जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसे क्या कहते हैं? जिस समास का विग्रह करेंगे और कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यश यज्ञशाला में कौन सी विभक्ति है? तो यज्ञ की शाला, यज्ञ का शाला, यज्ञ के लिए शाला। तो यहाँ पर में, यज्ञ में शाला, यज्ञ पर शाला। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए, इसका मतलब है संप्रदान कारक, बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 28 है, धनहीन में कौन सा समास है? तो धनहीन में धन से हीन, यानी यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सही उत्तर नए समास। सॉरी बच्चों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, धन से हीन का कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 29 है, जिस समास के पूर्व पद में निषेधक सूचक, नकारात्मक सूचक, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों नए समास।
और प्रश्न नंबर 30 है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो कहलाता है। वह ए है अव्ययी भाव समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। तो बच्चों ये कर्मधारय समास कहलाता है। प्रश्न नंबर 31 है, चरण कमल में समास है, कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास। तो चरण कमल में अभी आपने पढ़ा था कि सही उत्तर है इसका कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे कौन सा समास कहते हैं बच्चों? तो देखिए आ गया द्विगु समास, गिनती से जो शुरू होगा उसको संख्या से वो द्विगु समास है। जिस समस्त पद में समूह या समाहार का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समस्त पद में समूह या समाहार का ज्ञान होता है उसे कहते हैं द्विगु समास। त्रिलोक कौन सा समास है? त्रिलोक यानी तीन लोग, तो इसे कहते हैं द्विगु समास। 35 नंबर प्रश्न है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा या एवं लगता हो तथा दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए आप योजक चिन्ह आ ही गया है और अथवा या एवं लगता है उसके कहते हैं बच्चों द्वंद्व समास। लोटा थाली में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? तो यहाँ भी द्वंद्व समास है। राजा और प्रजा का समस्त पद होगा, राजा और प्रजा का समस्त पद होगा राजा के लिए प्रजा, राजा प्रजा, राजा का प्रजा, और अगला है राजा से प्रजा, तो राजा प्रजा होगा, योजक चिन्ह होगा, द्वंद्व समास होगा। प्रश्न नंबर 39 है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह कहलाता है वह कहलाता है द्वंद्व समास। पीताम्बर में पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात जो पीला वस्त्र धारण करते हैं उनको कहते हैं विष्णु भगवान। तो अर्थात जहां पर आएगा बच्चों वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बी नंबर। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अब ये संख्या से आया है बच्चों, तो अब बताइए चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला अर्थात चतुर्भुज। तो यहाँ पर गिनती से भी अगर आपको ऑप्शन में द्विगु समास मिलता है तो उसको जरूर लिखें, लेकिन अगर ऑप्शन में चारों ऑप्शन में द्विगु समास नहीं है बच्चों तो बहुब्रीहि समास में जाएगा वो उत्तर। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु यानी त्रिभुवन। देखिए यहाँ पर चार शब्द लिखा हुआ है, ए है त्रिभुवन, बी है नेत्रहीन, सी है कन्यादान, डी है पाप पुण्य। तो त्रिभुवन यानी गिनती से शुरू हो रहा है, तीन भुवन का मालिक त्रिभुवन। तो ये यहाँ पर है तीनों लोगों के मालिक को त्रिभुवन कहते हैं। तो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर पूछा क्या है तो आप गिनती से शुरू हो रहा है तो द्विगु समास होगा। प्रश्न नंबर 43 है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथासंभव का सही विग्रह क्या होगा? यथासंभव यानी संभव के अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 44 नंबर प्रश्न में धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। देखिए योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। दीनानाथ में कौन सा समास है बच्चों? दीनानाथ कौन सा समास है? ए है अव्ययी भाव, बी है बहुब्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास और डी है तत्पुरुष समास। दीनों के नाथ, जो गरीबों के नाथ हैं, जो हम बच्चों के नाथ हैं उनको कहते हैं दीनानाथ। का की के का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? ए है जेब कतरा, बी है मनचाहा, सी है पाप मुक्त और डी है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचाने। ए है महादेव, बी है विषधर, सी है दोपहर और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बच्चों इनमें से कोई भी नहीं है तत्पुरुष समास का उदाहरण। प्रश्न नंबर 48 है, आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो आजीवन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आपने पढ़ा था कि अनु, आ, यथा जो भी शब्द हैं जो पहले आएंगे वो अव्ययी भाव का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 49 है बच्चों की
देशभक्त में कौन सा समास है? तो देश की भक्ति काकी के संबंध कारक का प्रयोग है, इसका मतलब यहाँ तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 50 है, हरफन मौला में कौन सा समास है? ए है अव्ययी भाव समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास और डी है तत्पुरुष समास। हर फन मौला यानी हर फन का मौला, जो कि सब जिसको सब कुछ आता है, तो इसका अर्थात है तत्पुरुष समास, अर्थात तत्पुरुष समास। डी उत्तर सही। बच्चों यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं और इन सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आपको समाज के बारे में अधिक से अधिक पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि बार बार तो आप खोल करके मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप तो पढ़ेंगे नहीं, तो आपको अगर एक बार लिख लेंगे तो ज़रूर आपको पढ़ने की ये काम आएगा। और मैं इससे भी बड़ा वीडियो बनाऊंगी समाज पर, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा सकूं। समय कम था, बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है, इसलिए मैंने समाज के बारे में बताना ज़रूरी समझा। चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। और तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।